हम अपने पास एक रिवीजन करने जा रहे हैं, ठीक है। देवांश, अब एक काम करते हैं, वीडियो बनाकर फिर डिस्कस कर लेते हैं कौन सा पॉइंट है। कंसिडरेशन वेरिएबल कब होता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। कंसिडरेशन वेरिएबल होता है जैसे हम उनसे बोलते हैं कि हम आपसे मार्केट के हिसाब से पैसे लेकर के शेयर देंगे। इसका मतलब जो ये कंसिडरेशन है, प्लस वी विल टेक सम मोर कंसिडरेशन, देन वी विल इश्यू शेयर्स। ओके, जैसे ईसॉप्स के अंदर नहीं होता है कि आप उनसे कहते हैं जी कैश लेंगे तो शेयर देंगे, तो समथिंग लाइक दैट विजय। और अब मेरे साथ सुनना जरा, हमने जो कल पढ़ा था उसकी हम एक रिवीजन करने जा रहे हैं, रदर परसों पढ़ा था उसकी रिवीजन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था उसके अंदर, फटाफट से बताइए। हमने एक तो कहा था कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें लायबिलिटी और इक्विटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक तो आइडेंटिफिकेशन बताई थी। तो मुझे बताओ, अगर ये लॉन्ग टर्म है तो क्या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड तो होना ही चाहिए भाई। अगर लॉन्ग टर्म है तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड तो होना चाहिए, और वो डिस्क्रिशनरी है कि कंपनी कह रही है मेरी मर्जी, दूं चाहे ना दूं, ये मेरी डिस्क्रिशन है। तो ये क्या बन गया, ये इक्विटी। और अगर ये मैंडेटरी होता तो क्या बन जाती, ये लायबिलिटी। ये एक एस्पेक्ट है, पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। और रीपेमेंट में आकर के प्रिंसिपल के रीपेमेंट की भी तो बारी आती है कि आप पैसा कब रीपे करेंगे। अगर आपने काम पक्का पक्का रीपे करेंगे तो क्या है, ये लायबिलिटी है, प्योर लायबिलिटी, आपने वापस कर देना है। अगर आपने काम पक्का पक्का कन्वर्ट कर देंगे और फिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा इंड एस कहता है आप फिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, आपको कोई रिस्क ही नहीं है। इक्विटी ही वो है जिसमें आपको रिस्क नहीं है। मुझे फटाफट से बताओ, क्या इक्विटी शेयर होल्डर से हमें कोई रिस्क है कि आकर वो ये कह देंगे भाई साहब ये दो वो दो, नहीं, कुछ नहीं। तो जहां फिक्स नंबर है, हम मानते हैं कि पैसा ले लिया, फिक्स नंबर देने हैं, रिस्क वो उठा के बैठे, हमने लेके बैठे हुए, तो ये क्या है, दिस इज योर इक्विटी। लेकिन अगर आपने वेरिएबल नंबर देना है तो रिस्क आपने उठा रखा है। तो ऐसी स्थिति में आपने उनको वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर देना, तो चिंता आपकी हो गई कि भाई साहब मैंने 10 लाख रुपए देने हैं, वेरिएबल नंबर है, मार्केट में जो प्राइस होगा उसके हिसाब से ज्यादा या कम देने पड़ेंगे, तो तनाव हमारा हो गया, ये लायबिलिटी हो गई। ओके, वी आर जस्ट गिविंग द इक्विटी शेयर एज करेंसी, हम बेसिकली करेंसी के रूप में उसको देने वाले हैं, तो ये क्या माना जाएगा, दिस इज योर फाइनेंशियल लायबिलिटी। फिर एक आती है बारी ऑप्शनल कन्वर्जन की, कि अगर मान लीजिए ऑप्शनल कन्वर्जन है और वो भी वेरिएबल नंबर में है, वेरिएबल नंबर में है तो लायबिलिटी ही है। और अगर वो फिक्स नंबर में है तो हम इसके अंदर दो बातें करते हैं कि अगर फिक्स नंबर में है तो ऑप्शन किसके पास है, होल्डर के पास है। वो फिक्स नंबर में लेगा लेकिन होल्डर के पास चॉइस है। फटाफट से बताओ, अगर होल्डर के पास चॉइस है तो वो कैश भी ले सकता है, शेयर भी ले सकता है। आपको तैयारी किसकी करनी है, एक व्यक्ति आपके दरवाजे पे आकर खड़ा होकर कैश भी ले सकता है, फिक्स नंबर ऑफ शेयर भी ले सकता है। आप किसकी तैयारी करेंगे, आप तो कैश की तैयारी करेंगे। तो क्या बन गया, ये लायबिलिटी। लेकिन आपकी मर्जी है कि आप उसे कैश देंगे या आप उसे शेयर देंगे, ये आपकी चॉइस है, आप उनमें कुछ भी दे सकते हैं। तो आप ऐसी स्थिति में क्या मानेंगे कि साहब मैं इक्विटी दूंगा, मैं क्या दूंगा, इक्विटी दूंगा, अनलेस इक्विटी पड़ता नहीं खाती। ओके, अगर पड़ता नहीं खाती तो मैं इक्विटी नहीं दूंगा। तो मैं हमेशा मान लूंगा कि मैं इक्विटी देने वाला हूं, तो इक्विटी हो गया। और अगर मान लीजिए मैंने कहा इक्विटी पड़ता नहीं खाएगी तो मैं कैश दूंगा, कैश दूंगा तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी। तो मैंने कहा इक्विटी अनलेस ऑप्शन इज आउट ऑफ मनी। और ये भी ध्यान दें, अगर ऑप्शन होल्डर के पास होती है तो क्या ये इक्विटी का एलिमेंट है। अगर ऑप्शन होल्डर के पास होती है तो ही मस्ट हैव पेड यू द प्रीमियम इन दैट्स, तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं इस एलिमेंट को भी कंसीडर करते हैं। तो ये क्या बन जाता है, ये हमारे पास इक्विटी बन जाती है। क्या इन सब से मिलजुल कर हम अपने पास पढ़ते हैं, द आंसर इज यस। मैं इसके ऊपर ना जब प्रैक्टिकल सवालों पर आऊंगा तो बात करेंगे। अभी हम ना थ्योरेटिकली, अगर आपने नोटिस किया हो तो हम अपने पास अभी तक थ्योरेटिकल बेस बनाए जा रहे हैं, अभी तक हमने प्रैक्टिकल टच नहीं किया है। जो क्वेश्चन भी जो होमवर्क में दे रहा हूं वो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, तो वी आर गोइंग नियर प्रैक्टिकल्स। ओके, हमने एक और भी कॉन्सेप्ट आपके साथ किया था ट्रेजरी शेयर्स का, जिसके अंदर मैंने कहा था ट्रेजरी शेयर्स क्या होते हैं, जब कंपनियां अपने ही शेयर्स खुद खरीद लेती हैं क्योंकि उनको किसी और को देने हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को इशू करने हैं शेयर बेस्ड पेमेंट में, तो बाजार से शेयर खरीद लेती हैं। तो दे पे फॉर बाइंग दो शेयर, तो टू बैंक हो गया। और डेबिट में वो क्या कर देती हैं, ट्रेजरी शेयर्स। तो व्हेन द कंपनीज परचेज देयर ओन शेयर्स,
सो दैट दीज कैन बी इशूड टू सम एम्प्लॉइज, तो ये ट्रेजरी शेयर्स कहलाते हैं। मुझे ये बताएंगे ट्रेजरी शेयर्स किसके नाम हो सकते हैं? कंपनी अपने नाम रख सकती है, अपनी सब्सिडरी के नाम रख सकती है, इवन कंपनी अपने एम्प्लॉइज के ट्रस्ट के नाम में भी रख सकती है। जिसके नाम मर्जी हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेजरी शेयर का डेबिट बैलेंस है, तो ये कहां आएगा? ये सोकी के अंदर आएगा एज नेगेटिव आइटम। ओके। और अगर मान लीजिए आपने उन ट्रेजरी शेयर्स को अपने इंप्लॉइज को बाद में दे दिया, तो ट्रेजरी शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और इंप्लॉइज के प्रति जो आपकी ऑब्लिगेशन थी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व को पे करने की, वो डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री बन जाएगी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ट्रेजरी शेयर। ऐसी स्थिति में आपके ट्रेजरी शेयर कैंसिल हो जाएंगे। नोटिस करने वाली बात यह है, ट्रेजरी शेयर के ऊपर खरीदने पर कोई गेन लॉस नहीं होता, कैंसिल करने पर कोई गेन लॉस नहीं होता। इसका मतलब इसमें आपने जिस भाव खरीदा उस पर डेबिट कर दो, उसी भाव पर बाद में क्रेडिट कर दो। ये आपका इंड एस कहता है, क्योंकि ट्रेजरी शेयर इज एलिमेंट ऑफ इक्विटी। क्या इक्विटी को रीमेजर कर सकते हैं? इसकी चर्चा हमने आपके साथ पैरा 35 में की थी। क्या इक्विटी को हम रीमेजर कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या इक्विटी से हमें गेन और लॉस हो सकता है? द आंसर इज नो। देयरफॉर हमारे पास ट्रेजरी शेयर से भी कभी गेन और लॉस नहीं आएगा। अंजलि कह रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एफए बनेगा। अंजलि बनेगा ही नहीं ना, एंट्री पढ़ो जरा फटाफट से। जब आप शेयर खरीदते हैं तो एंट्री क्या बनती है अंजलि? ट्रेजरी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक से तुम्हारे पैसे चले गए, अब तुम्हारे डेबिट में क्या आ रहा है? ट्रेजरी शेयर। और इस ट्रेजरी शेयर को तुमने कहां दिखा दिया? डिडक्शन इन सो की। तो डेबिट बैलेंस था, तुमने उसे डिडक्ट कर दिया इन योर रिजर्व इन सरप्लस। तो अब आपके पास कुछ और है ही नहीं, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग ट्रिपल एंट्री। डबल एंट्री है, डबल एंट्री दोनों डिस्कस हो गई। ओके। और जब आप इन ट्रेजरी शेयर्स को इस्तेमाल करेंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर बेस्ड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेजरी शेयर। तो ट्रेजरी शेयर आपने जो डेबिट किए थे वो खत्म हो जाएंगे, और अगर उस एंट्री में डिफरेंस आएगा तो प्रीमियम में चला जाएगा। ऐसा आप इंड एस 102 में पढ़ेंगे। ओके। तो ये हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट था, लेकिन ठीक है, कनेक्टेड किसी और स्टैंडर्ड से भी है, बट आपको पता होना चाहिए ट्रेजरी शेयर्स क्या होते हैं। ये भी एक छोटा सा, इसके ऊपर कोई सवाल इंस्टीट्यूट के अवेलेबल भी नहीं है। एक हमने आपके साथ और भी बात करी थी, वो थी कि क्या हम अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज को हम सेटअप कर सकते हैं आपस में? द आंसर इज यस, यू कैन डू द सेटअप प्रोवाइडेड टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। थ्योरेटिकल कंडीशंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या आपके पास लीगली इन्फोर्सेबल राइट होना चाहिए सेटअप करने का? भाई आप सेटअप कर रहे हैं पर कानूनन अलाउड ही नहीं है, तो पहली बात तो लीगली इन्फोर्सेबल राइट होना चाहिए। तथा दूसरा पॉइंट क्या है कि पार्टीज मस्ट इंटेंड कि हम नेट पे करना चाहते हैं। क्या इसमें कोई तीसरी पार्टी भी हो सकती है? मतलब मान लो मैंने राम को पैसे देने हैं, राम से ही लेने हैं, तो चलो एक ही पार्टी हो गई, मैं और राम दो पार्टियां हो गई। क्या थर्ड पार्टी भी हो सकती है? मैंने राम से पैसे लेने हैं, शाम को देने हैं, क्या मैं इनको भी सेटअप कर सकता हूं? द आंसर इज यस, अगर ये लीगली अलाउड है तो। उस पार्टी ने आपको लिख कर दे दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लीगली अलाउड हो गया। और दूसरी पार्टी इंटेंड भी करनी चाहिए कि हाँ भाई साहब मैं इस तरह करना चाहती हूँ, तो इन दैट केस ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात ये कि जब आप सेटअप करते हैं तो क्या ये डी रिकॉग्निशन है? डी रिकॉग्निशन का मतलब होता है सेल। हम अपने एसेट को हटा रहे हैं बुक्स में बाय सेलिंग इट। क्या हम सेल कर रहे हैं? द आंसर इज नो, ये सिर्फ सेटअप करके प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें कोई गेन और लॉस नहीं आता है हमारे पास। और एक चीज हमने आपको मना कर रखी है, हम बाद में पढ़ेंगे डी रिकॉग्निशन भी। डी रिकॉग्निशन में एक कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट अकाउंट बनता है, जो कि हमारी एसोसिएटेड लायबिलिटी होती है। तो मैंने कहा इनको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। अब ये बात आपको मेरी इसलिए समझ में नहीं आएगी बिकॉज आपको डी रिकॉग्निशन का मतलब नहीं पता, आपको कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट का मतलब नहीं पता, आपको एसोसिएटेड लायबिलिटी का मतलब नहीं पता है। तो टेम्पररीली बस ध्यान रखना, मैंने आपको मना कर दिया कि आप अपने फाइनेंशियल एसेट के अगेंस्ट कोई एसोसिएटेड लायबिलिटी है तो आप इनको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ओके, ये बात हमारे स्टैंडर्ड ने मना कर रखी है। तो आइए पढ़ लें कि इसको हम अपने पास सेटअप कर सकते हैं अगर ये लीगली इन्फोर्सेबल है, पार्टीज इंटेंड करती हैं नेट सेटल करने के लिए। इससे हमें कोई गेन लॉस नहीं होता क्योंकि हम कुछ बेच नहीं रहे हैं। ये लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। इसमें तीन पार्टियां भी हो सकती हैं, राम श्याम और मोहन में वो भी हो सकते हैं। और हम अपने पास सेटअप नहीं करेंगे अगर कोई एसोसिएटेड लायबिलिटीज के साथ है तो सेटअप नहीं करेंगे। ओके, अगर आपको याद हो तो हम अपने पास और भी पॉइंट्स हैं लेकिन हमने यहां तक ही किए थे। मुझे फटाफट से बताइए आप अपने पास इंड एस में अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो क्या क्या पढ़ चुके हैं? क्या आपका इंड एस आपके, अच्छा इसी में लिखा होगा हमने,
क्या आपके इंड एस में आपने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या-क्या पढ़ा है? एफए की डेफिनेशन, एफएल की डेफिनेशन, इक्विटी का मीनिंग और उसकी डेफिनेशन और साथ में ये कॉन्सेप्ट्स। कितने कॉन्सेप्ट हैं? 10 कॉन्सेप्ट हैं। 10 में से हमने कुछ ऑलरेडी पढ़ लिए थे, फॉरेन कन्वर्स, ये सब, इन पर ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, कंपाउंड पर ज्यादा सवाल आते हैं और कंपाउंड के सवाल हम बाद में डील करने वाले हैं प्रैक्टिकली। अच्छा, अब बारी आती है कि मैं इनमें से आपके साथ अभी भी कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट करना चाहता हूं। कौन से कॉन्सेप्ट को कर लें? मैं ये कह रहा हूं, ये 2 पॉइंट को हम लेटर ऑन करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं आपके साथ अभी ये 2 पॉइंट कवर करता हूं, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन और पुट ऑप्शन इन ओन शेयर्स। ये 2 बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा, छोटी-छोटी बातें। और मजे की बात है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर अगेन एक आधा क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन इस पर नहीं है हमारे पास। फिर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर आ जाएंगे, विच इज योर प्रैक्टिकल पार्ट। और जो ये डीम्ड इक्विटी और वेरिएबिलिटी है, ये एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है, मैं आपके पास समय लेकर बीच में कभी भी करवा दूंगा।